वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, मैंने सोचा था, आप लोगों को बोला भी था मैंने, जो द हिंदू वाली हमारी वीडियो आती है उसके अंदर, कि कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर भी आप लोग का मॉर्निंग में ही मिल जाए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई काम नहीं होगा, तो कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में ही ये लेक्चर आप लोगों का डेली मिल जाए। 11 बजे से पहले ही कोशिश करूंगा, पर लेकिन अगर किस दिन कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोगों को ये इवनिंग में देखने को मिलेगा 5 से 7 के बीच में। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में रहे, तो आप लोगों का मॉर्निंग में ही सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाया करेगा। फिर इवनिंग में आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर अगर मुझे कोई लगेगा कि हाँ तब मुझे टाइम मिल पाता है चीजों करने का, तो इवनिंग में कोई और लेक्चर आप लोग का आ जाया करेगा। ठीक है, तो इसके चलते सबसे पहले आप लोगों के सामने है इंपॉर्टेंट डे, फिर इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा क्विज, और फिर हम लोग लेक्चर को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहां पर बात की जा रही है स्टैटिक्स डे के बारे में। तो स्टैटिक्स जो डे होता है यहां पर, ये हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि नेशनल लेवल का डे है। नेशनल लेवल का डे है तो किससे रिलेटेड है? यहां पर हमारी कंट्री में एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने इनका नाम कई बार सुना होगा। अगर आप लोग जैसे ही जो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो मैंने आप लोग कंप्लीट करा रखी है इकोनॉमी की 11th क्लास की एनसीईआरटी, वहां पर भी मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारी कंट्री में। तो 29 जो जून है वो इन्हीं से रिलेटेड है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो थीम है इस साल की, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, यानी कि इंश्योर करना हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट करना वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी कि हर एक एज में। और इसी के साथ में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है 5वां, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल। एक बार आप लोग देख लीजिए किस किस गोल के बारे में बात की जा रही है। तो गोल नंबर 3 के बारे में बात की जा रही है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, और गोल नंबर 5 के बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि इस बार का जो हमारा ये डे है बेसिकली किन दो गोल पर फोकस करता है। तो गोल नंबर 3 और गोल नंबर 5 पर फोकस करता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टोटल 17 है। ये वो गोल है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पॉवर्टी मिटाई जा सके, भुखमरी मिटाई सके, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 और 5 है, अब की बार यहां पर फोकस दिया गया है। पीसी महालनोबिस जो है ये 1893 से 1992 तक जो इनका ड्यूरेशन रहा, ये इंडियन साइंटिस्ट थे। इसी के साथ में एक स्टैटिस्टिशियन आप लोग इनको बोल सकते हैं। काफी कुछ किया गया इनके द्वारा लाइफ में, खासकर इंडियन स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम है उसके फादर भी इनको बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के बारे में। तो इसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया अवार्ड इनके नाम पर, जो कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड जिसको बोलते हैं। जो ऑफिशियल होते हैं इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स जो सर्विस के, उनको यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहां पर दो अवार्ड होता है, ये स्टैटिस्टिक्स जो डे होता है उस दिन यहां पर ये दिया जाता है। तो इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आई होप कि आप लोगों ने कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की मन की बात सुनी होगी, तो यहाँ पर इसको जरूर सुना कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को वोट दी है आप लोगों ने, उनके विचार कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं चीजों के बारे में, किस चीजों को कैसे लेकर चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इनके विचार जरूर सुनने चाहिए। ठीक है, तो इनके द्वारा काफी अच्छे से कई सारे मुद्दों पर बात की गई। इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर अभी टॉक हुआ, इसमें बोला गया कि 2020 जो ईयर है उसको कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 2020 ईयर खत्म कब होगा, यानी कि जब से ये ईयर स्टार्ट हुआ है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कहीं पर साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं पर कोविड-19, कहीं पर चाइना के साथ में ये एक जो बुरी कंडीशन है, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो कई तरीके से इस साल को गलत तरीके से यहां पर देखा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस ईयर के बारे में? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को ये ईयर कैसा लग रहा है, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन इस ईयर से आप लोगों के द्वारा लगाई जा रही है। तो कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई, हालांकि डायरेक्टली इनके द्वारा किसी का नाम नहीं लिया गया। जैसे पड़ोसी देशों को बोला गया कि हम तो मित्रता के साथ में अपना काम करना पसंद करते हैं, पर लेकिन पड़ोसी देश जो है वो गलत तरीके से यहां पर अपना काम कर रहे हैं। इसी के साथ में अमित शाह जी जो है हमारे होम मिनिस्टर, उनके द्वारा बोला गया है कि इंडिया दोनों फ्रंट पर बैटल जीतेगा, यहां पर कोविड-19 के साथ भी, और यहां पर चाइना जो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हरकतें कर रही हैं उससे भी हम लोग जीतेंगे बैटल। तो देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाता है इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन को। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। और फिर से वही बात बोल रहा हूं, देखिए कोशिश क्या कीजिए कि आप लोग जरूर सुना कीजिए, जो मन की बात होती है उसमें आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाता है कि देश दुनियादारी में क्या चल रहा है, एक हल्का सा, एक मोटा मोटा, कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर उस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या अपनी थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को आइडिया लग जाता है। तो जरूर देखा करो इसको।
आइए अब यहां पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, डिटेल में थोड़ा सुनिएगा। पहले क्वेश्चन बताता हूं, फिर आंसर बताऊंगा, तो मैच कीजिएगा और बताइएगा कैसा स्कोर आप लोगों का रहता है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है यूएनओडीसी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये जो प्रस्तुत की गई है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंटरनेशनल जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है रिसेंटली जो डे था 27 जून को, इसकी थीम क्या है, ये है यहां पर आप लोगों का फोकस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक एनुअल प्लान के बारे में बात की 2020-21 के लिए, जिसके चलते 272 जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे फोकस देने की बात की गई है। तो एनुअल प्लान किसके द्वारा बताया गया और किससे रिलेटेड है यहां पर, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बात की गई, ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर के बारे में, तो ये आप लोगों को बताना है पैरादीप पोर्ट के अंदर में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बात की जा रही है, एक कंसोलिडेट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बेसिकली एमएसएमई से रिलेटेड है, यानी कि क्या इसके बारे में यहां पर नोटिफिकेशन ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर एमएसएमई के बारे में, इसको किस नाम से पुकारा जा रहा है, ये भी आप लोगों को बताना है। 2020 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहां पर किसके द्वारा रिलीज की गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट के बारे में। तो आप लोगों से डायरेक्ट कई बार प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, किससे रिलेटेड है। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए। ये कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप लोगों की टाइम टू टाइम में रिवाइज करता रहता हूं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में। ये जो ऑफिस है इसके द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, यह है वर्ल्ड 2020 ड्रग रिपोर्ट। ये बेसिकली यहां पर बात करती है कि जो इलीगल तरीके से जो ड्रग की सप्लाई है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड भी है। इसके बारे में थोड़ा सा आज फिर से डिस्कस करूंगा, ताकि थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो कोविड-19 के चलते जो थीम रखी गई है, बात की गई है द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस, यानी कि ग्रेट लॉकडाउन की वजह से स्मॉल बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये यहां पर फोकस एरिया है। 27 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नशा मुक्त भारत के बारे में बात की जा रही है। तो एनुअल एक्शन प्लान जो है 2020-21 यहां पर, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है, उसके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहां पर प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो ये है यहां पर बेसिकली इसके द्वारा, जो कि पैरादीप जो पोर्ट है यहां पर, पैरादीप पोर्ट कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में है। तो यहां पर इसको इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। ये एक मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर अभी गाइडलाइन जारी की गई है, जो हमारी कंट्री में ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है। तो यहां पर देखिए मीडियम, जो यहां पर बेसिकली जो मिनिस्ट्री यहां पर बात करती है माइक्रो, यानी कि छोटे जो मझोले उद्योग हैं, जो बिल्कुल लघु उद्योग हैं, उनके बारे में बात की जाती है। एमएसएमई को यहां पर अभी रिसेंटली इसका नाम जो दिया गया है, इसको यहां पर उद्यम के नाम से बोल रहे हैं, और उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। यानी कि नाम जो है आगे से आप लोगों को उद्यम देखने को मिलेगा जब भी यहां पर इनके बारे में बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में क्या क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि आज की डेट में जब से कोविड-19 चला है, जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने में इनइक्वालिटी बढ़ गई है। यानी कि कुछ लोगों को एजुकेशन मिल पा रही है, कुछ को नहीं मिल पा रही है। जिनके घर में बिजली है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, उन तक तो एजुकेशन पहुंच रही है, पर लेकिन जिनके घर में ये सब साधन अवेलेबल नहीं है, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो इनइक्वालिटी जो है वो एजुकेशन के लेवल पर भी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कुछ लिखने के लिए आता है एजुकेशन के बारे में, तो इस रिपोर्ट को भी आप लोग वहां पर कोट कर सकते हैं। तो यहां पर यह है यूनेस्को की रिपोर्ट, जो कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 है। ठीक है, तो आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सामने बात की जा रही है। अभी रिसेंटली एक यहां पर ट्रीटी है जिसको बोलते हैं यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, तो इसको एटीटी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कई बार इसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज सुन लीजिए, डिटेल में बता देता हूं इसको। चाइना के द्वारा भी बोला गया है कि वो इस आर्म ट्रीटी को ज्वाइन करेगा, यानी कि चाइना इसको ज्वाइन करने जा रहा है। ये बेसिकली कंट्रोल करती है वेपन जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, यानी कि अगर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, वहां पर वेपन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, तो उनको रोकने का काम करती है। जो इसको साइन करता है वो यहां पर फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में वेपन सप्लाई नहीं करेगा। तो ये आखिर चाइना के द्वारा स्टेप क्यों उठाया गया, इसलिए स्टेप उठाया गया क्योंकि यूएसए के द्वारा बोला गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा, कि वो इस ट्रीटी से बाहर निकल जाएंगे। रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि पहले यहां पर जो भी ट्रीटी साइन हुआ करती थी वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ करती थी, यानी कि रशिया के बीच में और यूएसए के बीच में हुआ करती थी। अगर ये दो कंट्री किसी ट्रीटी में है तो ही चीजें पॉसिबल हो पाती थी। पर लेकिन अब फोकस जो है यूएसए का वो रशिया से हट गया है, क्योंकि रशिया इतना ताकतवर नहीं रहा है जितना ताकतवर आज के डेट में चाइना बन चुका है। तो इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अब चाइना के ऊपर ज्यादा हो गया है।
तो इसलिए वो चाहते हैं अगर कोई ट्रीटी में यूएस से बंधा हुआ है, उस ट्रीटी में चाइना भी बंधा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे हाथ बंधे हुए इस ट्रीटी में, तो तुम्हारे भी हाथ बंधे होने चाहिए। यानी कि हमारे हाथ बंधे हुए और तुम मंजे में एंजॉय कर रहे हो उसको। तो ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी यहां पर 2014 में बेसिकली फोर्स में आई थी। इसका पर्पज यही था कि कैसे जो कन्वेंशनल आर्म्स होते हैं, जैसे कि छोटे वेपन हो गए, बैटल टैंक हो गए, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, वॉरशिप हो गए, तो उनको कैसे टैकल करना है ताकि ऐसा ना हो कि लड़ाई एक की ओर है, दूसरे ने जाके यहां पर वेपन भेज दिए और सब कुछ यहां पर निपट गया, ताकि फिर से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशन न बन जाए। तो एटीटी के बारे में याद रखिएगा। ये यहां पर बेसिकली पर्पज क्या है इसका, ये जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन, हालांकि ये कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करती है कि यहां पर आप लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि आप लोग ला नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, फिर उसको रख नहीं सकते हैं वेपन को, ऐसा नहीं है। ये जो ट्रीटी होती है इनका बेसिक पर्पज ये होता है कि मोरली कम से कम आप लोगों को बांधने की कोशिश करती है कि ऐसा ट्रीटी के होने के बाद भी आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपैक्ट कोई नहीं डालेगी, डोमेस्टिक जो गन लॉज होते हैं उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं डालेगी, या फिर जो वॉरशिप पॉलिसीज है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। 130 कंट्री के करीब ओरिजिनली साइन की गई है ट्रीटी, ओनली 104 ऐसे हैं जिनके द्वारा ज्वाइन की गई है। इंडिया ने अब तक ट्रीटी को ज्वाइन नहीं, यानी कि इंडिया ने अब तक ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया हैज नॉट साइन द ट्रीटी। रीजन क्या है? रीजन इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि हमारे पड़ोसी देश में एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में है पाकिस्तान, ठीक है। तो हम अगर इस ट्रीटी में बन जाते हैं तो फिर कल को अगर वो कोई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हम उनको उस तरीके का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इंडिया अभी यहां पर इस ट्रीटी से दूर है। नेक्स्ट यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल जो वेपन की बात की जाती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि जो अवैध आर्म का ट्रेड न हो सके, यानी कि जो एक तरीके से इलीगल तरीके से जो आर्म्स हथियारों का ट्रेड किया जाता है उसको भी रोका जा सके। इसी के साथ में जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है यहां पर, ये कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करती है क्वांटिटी ऑफ आर्म्स के बारे में कि कितनी क्वांटिटी लाने हैं, बेचने हैं आप लोगों को, उसके ऊपर कोई बात नहीं करती है। इलीगल एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। इसी के साथ में ये मैंने आप लोगों को बताई दिया 130 कंट्री ओरिजिनली, और यहां पर ये इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। सॉरी ये रिपीट हो गया यहां पर, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर इसके बारे में मैंने बात की थी, तो थोड़ा सा डिटेल में एक बार और इसके बारे में जान लेते हैं। बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली यहां पर ये न्यूज में है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है। तो आप लोगों से वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में कोई पूछे किसके द्वारा पब्लिश की जाती है तो कोई माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी क्वेश्चन भी देखा था यहां पर, ठीक है। तो फिर से ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट लगने का रीजन क्या था, वो ये था, देखिए एक तो यहां पर ड्रग के बारे में बात की जा रही है, दूसरा यहां पर ये कोविड-19 से रिलेटेड है, और तीसरा इलीगल ड्रग के बारे में बात की जा रही है। यानी कि कोविड-19 महामारी का फायदा उठा के इलीगल ट्रेड जो है वो ड्रग का बढ़ सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो उस चीज पर मैं इसीलिए आप लोगों को ज्यादा फोकस देकर बताता हूं और कई बार उसको रिपीट भी करा देता हूं। रीजन ये रहता है ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट का नाम आप लोगों के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा यह बोला गया कि जो ड्रग सप्लाई, जो ड्रग प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजप्शन है वो इलीगल ड्रग का बढ़ गया है, बैकग्राउंड में ध्यान में रखते हुए कोविड-19, यानी कि कोविड-19 का ध्यान रखते हुए यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 की दवाई और दूसरी इलीगल दवाई यहां पर सप्लाई की जा रही है। यह रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई, तो इसका मतलब यह है कि एडवर्स इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इकोनॉमी पर ऑलरेडी इंपैक्ट पड़ी रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी पड़ेगी तो और ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी के बारे में अगर हम लोग आगे बात करें, यहाँ पर देखिए जो एक्टिविटीज होती है ना, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात ये होती है, मान लीजिए कोई इलीगल ड्रग सप्लाई की जा रही है तो वो खासकर जो यंग जनरेशन है उस तक पहुंचाई जाएगी, तो उसके चलते फिर काफी बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है। क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिप्त होते हुए पाए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्टिव एक तरीके से काम देखने को नहीं मिलता, उनकी हेल्थ बर्बाद होती है, तो अलग से फिर से उनकी घर की खस्ता हालत हो जाती है, तो वो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके चलते जो यहाँ पर जो पीपल है यहाँ पर उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको भी रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उस टाइम पर भी ये बात बोली गई कि इस टाइम पर भी यहाँ पर ये एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी, जब यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। अफगानिस्तान में अगर बात करें यहाँ पर ओपियम की जो खेती की जाती है यहाँ पर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अफीम जिसको आप लोग बोलते हैं, ये मार्च से लेकर जून तक की जाती है, तो मार्च से लेकर जून तक यहाँ पर खेती की गई। अब जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक इसको मार्केट में बेचा जाएगा। तो बेसिकली क्या कंडीशन है यहाँ पर, ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है हार्वेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी बोला जा रहा है इंडियन ओशन के थ्रू यहाँ पर और यूरोप तक यहाँ पर इन सब चीजों को पहुंचाया जा रहा है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर सप्लाई चेन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो काफी लार्ज स्केल पर ये इंपैक्ट डालती है। पर्सन के ऊपर तो इंपैक्ट डालती है, ये उस कंट्री को अगर ज्यादा कोई यहाँ पर कंज्यूम करने लगता है, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि क्राइम रेट वहां पर बढ़ जाएंगे, जो यूथ है वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और भी कई सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है लॉर्ड जगन्नाथ जो यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है यहां पर ये लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा कहां पर होती है, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि बे ऑफ बंगाल वाली साइड में हमारी कंट्री का ये ईस्ट साइड में एक राज्य है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी रहती है और क्यों न्यूज में है वो समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, तो ये बैन जो है ये अभी हटा लिया गया है। रीजन क्या है? रीजन ये कुछ बेसिकली बोला गया था कि पेंडेमिक चल रहा है, लोगों को ज्यादा महामारी बीमारी ना फैल जाए, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर जनता जो है वो इसमें यहां पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करती है, तो इसलिए जरूरी था कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली यहां पर ये फेस्टिवल था ये अवॉइड करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन अब सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो रथ यात्रा जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है यहां पर, जो लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है यहां पर, उसी के साथ में पूरी उड़ीसा के अंदर में ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। रथ यात्रा जो है यहां पर जो भी भगवान है जगन्नाथ उनके और उनके एल्डर ब्रदर है यहां पर, जिनका नाम है यहां पर भालभद्रा, और इसी के साथ में यहां पर जो यंगर सिस्टर है जिनका नाम है सुभद्रा, ठीक है। तो इन सबको यहां पर 3 रथ बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो 3 रथ आप लोग यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये रथ जो है बेसिकली यहां से निकाल कर ले जाते हैं, प्रोज जो यहां पर बेसिकली चलते हैं टू यहां पर ये गुंडीचा टेंपल तक, ठीक है। पहले तो इनको ले जाया जाता है, लगभग जो डिस्टेंस है ये 2 से 3 किलोमीटर की रहती है, फिर इसको बैक ले जाया जाता है, ठीक है। पहले इसको इस साइड में, फिर इसको बैक ले जाया जाता है। तो जो बैक यात्रा होती है यहां पर, ठीक है, जो रिटर्न जर्नी जिसको बोलते हैं, उसको बोला गया है बहुधा यात्रा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुधा यात्रा किसको बोला जाता है? तो पूरी जगन्नाथ जो रथ यात्रा जब यहां पर रिटर्न होती है, यानी कि जाने के बाद में जब वापस आती है, तो उसको इस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि डाइटीज जो उनको फिर से जो देवता है यहां पर फिर से उनको मेन टेंपल में लाया जाता है, यहां पर गुंडीचा टेंपल में ले जाने के बाद में, ठीक है। तो ये पूरी यात्रा यहां पर देखने को मिलती है। काफी डेकोरेटेड जो रथ होते हैं इनको सजाया जाता है, और काफी शानदार तरीके से यहां पर फेस्टिवल की तरीके से पूरा एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, और सेलिब्रेशन भी काफी शानदार लेवल का होता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। अभी कुछ दिनों पहले इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर ये काम करती है, और ये साइट जो होती है यहां पर इनके द्वारा मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। ये रिसर्च का काम करती है, कंजर्वेशन का काम करती है, प्रिजर्वेशन का काम करती है, बेसिकली कंट्री में म्यूनमेंट से रिलेटेड। अगर बात करें 1861 अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उनके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया था, और ये फाउंडर भी थे इसके। 1861 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो याद रखिएगा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछे तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोग के नहीं होना चाहिए। ये न्यूज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। पेंडेमिक के चलते कई सारे स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, तो समझ लेते हैं इसके बारे में। शिशु लोन अंडर पीएम मुद्रा स्कीम के तहत बात की जा रही है। पीएम मुद्रा जो स्कीम है हमारी कंट्री में, जिसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से आप लोग जानते हैं, ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी हमारी कंट्री में। जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके। छोटे छोटे लघु उद्योग का मतलब क्या है यहाँ पर है? इसका मतलब पहले तो आप लोग बात रखिएगा, मुद्रा की भी फुल फॉर्म है यहाँ पर, जिसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो बेसिकली एक बिजनेस फाइनेंसिंग यानी कि बिजनेस को फाइनेंस करने वाली यानी कि पैसा देने वाली एजेंसी है। फाउंड किया गया था इसको 2015 में 8 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एरिया सर्व पूरा इंडिया में किया जाता है। माइक्रो फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग की काम करती है। तो इसके बारे में ये मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखिएगा। अब जानते हैं कि कैसे कैसे ये लोन देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शिशु, किशोर और तरुण 3 कैटेगरी में इसके द्वारा बिजनेस को डिवाइड किया गया है। शिशु का मतलब होता है जब 50,000 से नीचे का बिजनेस होता है उसको शिशु बोला जाता है। किशोर का मतलब होता है जब 5 लाख से नीचे का बिजनेस होता है उसको किशोर बोला जाता है। तरुण का मतलब होता है जब 10 लाख या फिर उससे ऊपर का बिजनेस होता है। ठीक है, तो यानी कि 50,000 तक का जो बिजनेस होता है उसको शिशु, और नेक्स्ट यहां पर जो किशोर बोला गया उसको 5 लाख तक का, और यहां पर जो 10 लाख तक का है, ठीक है, तो उसको यहां पर तरुण के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में यहां पर रिसेंटली अभी 1 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर है, जो 1 ट्रिलियन रुपी सॉरी, ठीक है, 14 बिलियन के करीब जो रुपी है यहां पर, वो बात की गई थी कि इनको 40% के करीब शिशु को दिया जाएगा, 35% किशोर को और तरुण को 25%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए बन सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा किसको देने की कोशिश की जा रही है? शिशु को, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिजनेस चलता है वहां पर सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर वहां पर पैसा नहीं होता है तो वो स्टार्टिंग में स्टार्ट होने से पहले चीजें डूब जाती हैं, तो उसका बेसिक फोकस एरिया है। मुद्रा बैंक जो है यहां पर ये एलिजिबल रहे, एक तरीके से 2 एलिजिबल रहेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, शॉपकीपर दुकानदार जो रहते हैं, फ्रूट यानी कि फल और जो सब्जी विक्रेता जो रहते हैं, और आर्टिसन जो यहां पर कारीगर जो रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश इसके थ्रू की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए।
अब समझते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। सीधे गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 2% का सबवेंशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि मान लीजिए अगर यहां पर जो लोन है वो 6 रुपए के इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है तो -2% का जो इंटरेस्ट है वो घटा दिया जाएगा, 4 रुपए के इंटरेस्ट पर यहां पर अब ये लोन मिलेगा। पर लेकिन इसके लिए भी कंडीशन रखी गई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कोई एनपीए नहीं होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब क्या होता है, बैंक से आप लोगों ने लोन लिया, आप लोगों ने इंटरेस्ट पे करना बंद कर दिया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, बैंक को ये लग रहा है कि अब उसका मूल्य भी नहीं वापस मिलेगा तो उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं, तो उनके ऊपर यहां पर ये छूट नहीं होगी। मान लीजिए एनपीए आप लोगों का बढ़ रहा है पर लेकिन आप लोगों ने हिम्मत मार के वो एनपीए जो है वो कम कर दिया तो फिर से आप लोगों को छूट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 2% की। यानी कि अगर एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं तो भी आप लोगों को इसका फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 1542 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ये पैसा जो है ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो इंडिया है यानी कि सिडबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके थ्रू यहां पर इसको पहुंचाया जाएगा। ऑपरेशन जो है यहां पर लगभग 12 महीने तक यहां पर ये चलने वाला है। अगर बात करें यहां पर पीएमएमवाई के बारे में, यानी कि जो बात की जा रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो इसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है कि लगभग 50,000 के करीब जो शिशु यहां पर जो अप टू द 50,000 करीब जो है जो टर्म शिशु लोन के लिए यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। और ये लोन एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देखिए बेसिकली ये जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ना यहां पर ये चीजें, ये आप लोग क्लियर रखिएगा माइंड में कि शिशु, किशोर और तरुण कहां तक है, तो फिर कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहेगा। यहां पर एक और स्कीम के बारे में बात की जा रही है, ये जो बेसिकली हमारी कंट्री में एमओयू अभी देखने को मिला, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बीच में, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सिडबी जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है यहाँ पर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, जिसको पीएम निधि के नाम से, सेवा निधि के नाम से आप लोग जानते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। स्पेस माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, जो स्ट्रीट वेंडर है इनके गलियों में जो बेसिकली जो लोग रहते हैं स्ट्रीट में, तो जो वेंडर होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो सिडबी जो है यहां पर ये पीएम सेवा निधि के नाम से आप लोग इसको जानते हैं, तो सिडबी यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। ये मैनेज करेगी क्रेडिट गारंटी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो बेसिकली थ्रू नेटवर्क जो है बेसिकली इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी है एनबीएफसी जिसको आप लोग बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, ये सारे यहां पर एक तरीके से यूज में आएंगे। स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी यहां पर इनके थ्रू, और इसी के साथ में सिडबी जो है यहां पर ये प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो सिडबी के अंदर रहेगी। तो इसको अप टू द यहां पर 2022 तक का टारगेट इसके लिए रखा गया है। तो ये बेसिकली किसके लिए, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, इनके गलियों में जो सड़कों पर जो सब्जियां वगैरह जो चीजें सामान वगैरह बेचते आप लोगों को नजर आते हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की ये बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, थीम जरूर याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकते हैं। तो डेवलपमेंट गोल 3 और डेवलपमेंट गोल 5 के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर मन की बात के बारे में बात की, इसके साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो क्विज था आप लोगों के द्वारा अच्छे से अटेम्प्ट किया गया। इसी के साथ में जो यहाँ पर अभी जो यूएन आर्म ट्रेड ट्रीटी है उसके बारे में डिटेल में समझा। 2014 में ये ट्रीटी जो थी वो पिक्चर में आई थी और इंडिया के द्वारा अब तक ट्रीटी को साइन नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आप लोगों के लिए। वर्ल्ड जो ड्रग रिपोर्ट है उसके बारे में जाना डिटेल में थोड़ा सा। इसी के साथ में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर जो बैन लिफ्ट किया गया है जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए, उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी। इसी के साथ में जो डिटेल में हम लोगों ने समझा लोन्स के बारे में, क्या क्या लोन है और किस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो पीएम सेवा निधि के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों के सामने क्विज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना जो कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको स्टैटिस्ट जो डे हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोगों को इसकी थीम बतानी है। रथ यात्रा जो है वो हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथपुरी का। तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। रिटर्न जो जर्नी है पूरी जगन्नाथ यात्रा की, उसको किस नाम से पुकारा जाता है। PMMY की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो यहां पर लोन के बारे में बात की जा रही है, अप टू द 50,000 किस नाम से जाना जाता है, ए 5 लाख तक का किस नाम से और 10 लाख तक का किस नाम से जाना जाता है। यूएन की जो आर्म ट्रेड ट्रीटी है किसके द्वारा यहां पर अभी उसको ज्वाइन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर पीएम सेवा निधि, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में ही आप लोगों का ये लेक्चर मिल जाए। अगर इवनिंग में चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इवनिंग में अगर देखिए किसी दिन अगर कोई जाना पड़ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो इवनिंग में आ जाएगा, वरना कोशिश मॉर्निंग में ही करूंगा, ठीक है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।